एडिटोरियल की शुरुआत करते हैं कॉमन एरर्स के साथ, जो कि आधारित है जो एडिटोरियल हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं उसके ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग कॉमन एरर्स बनाते हैं, उसके बाद समझते हैं एडिटोरियल क्या है। पहला कॉमन एरर है साइंटिस्ट्स आर एट टू डिटरमिन विथ सर्टेनिटी हाउ हैज़ द सार्स CoV-2 वायरस इमर्ज्ड। साइंटिस्ट चूँकि प्लूरल है तो एस लगा हुआ है, साइंटिस्ट्स है तो इसके साथ आर लगा हुआ है, सही है। एट टू डिटरमिन, टू है तो इसके साथ V1 लगा हुआ है, ए भी सही है। विद एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है तो सर्टेनिटी, नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए तो नाउन है तो सर्टेनिटी TY लगा हुआ है, नाउन है, ये भी सही है। हाउ हैज़, अब ध्यान दीजिए, जब भी कोई WH वर्ड, हाउ हो गया, वेन हो गया, वाट हो गया, कुछ भी हो जो मिडिल में आता है जिसमें दो पार्ट को जोड़ने का काम करता है, तो जब एक कनेक्टर के तौर पे दो पार्ट को जोड़ने के लिए जब आएगा ये, तो हाउ हो गया, वेन हो गया, वाई हो गया, तो ए अपने साथ, ध्यान दीजिएगा, ए अपने साथ इसके बाद सब्जेक्ट लेगा और उसके बाद ये वर्ब लेगा। यानी जब भी WH वर्ड आए दो पार्ट को जोड़ने के लिए तो पहले सब्जेक्ट उसके बाद होना चाहिए तब वर्ब होना चाहिए। कई बार हम लोग एक गलती करते हैं, आप बोलते हैं स्पोकन में कि आई डोंट नो हु इज़ द PM ऑफ इंडिया, आई डोंट नो हु इज़ द PM ऑफ इंडिया। ये जब ऐसे हम लोग बोलते हैं सिंगल सेंटेंस में, हु इज़ द PM ऑफ इंडिया, ये सही है, बट इसके पहले एक और क्लाउज लगा दो, आई डोंट नो, ये लग गया। तो जब ये लग गया तब ध्यान देना है कि ये ऐसा फिर स्ट्रक्चर नहीं होगा। आई डोंट नो हु द PM ऑफ इंडिया, ये वाला इज़ जो है सब्जेक्ट के बाद आएगा, आई डोंट नो हु द PM ऑफ इंडिया इज़। दूसरा एग्जांपल लीजिए, इसमें ही ऐड करते हैं आई डोंट नो, ठीक है, आई डोंट नो व्हेन विल ही, सही है। आई डोंट नो व्हेन विल ही कम, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ व्हेन आ गया, अब व्हेन आ गया तो यहाँ पे आपको करना है कि आई डोंट नो व्हेन ही, और ये जो विल है यहाँ पे आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। तो व्हेन ही विल कम, ऐसा सही हो जाएगा, ही विल कम। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। दूसरे में आ जाते हैं, देयर आर नो एविडेंसेस दैट दे वर इन्फेक्टेड विथ द सार्स CoV-2 वायरस। पहली चीज़ तो आपको याद रखना कि एविडेंसेस होता ही नहीं है, आपको नाउन में पढ़ाया गया होगा, एविडेंसेस नहीं होता, एविडेंस होता है। अब एविडेंस चूँकि सिंगुलर है, नाउन है, और जब सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे आर नहीं होगा, क्या होगा, इज़ होगा, तो देयर इज़ नो एविडेंस हो जाएगा, आर को भी रिप्लेस करना पड़ेगा इज़ से, एरर हो जाएगा 1 में। एंड नेक्स्ट है आखिरी, इट इज़ नेसेसरी टू प्रूफ दैट इट हैपेंड फ्रॉम इनसाइड द लैब। पढ़कर कहीं आपको क्लियर हो गया होगा कि चूँकि यहाँ पे 2 है और 2 के साथ क्या लगता है बाबू, V1, और जब V1 लगता है और आपको प्रूव और प्रूफ में अंतर पता होना चाहिए, प्रूफ और प्रूफ। प्रूफ जो है वो वर्ब है और प्रूफ जो होता है वो नाउन होता है। अब यहाँ पे बताओ 2 के बाद नाउन आएगा या वर्ब आएगा, वर्ब आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रूफ, PROV, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूफ, प्रूफ को रिप्लेस करेंगे क्योंकि ये नाउन है, चाहिए वर्ब, तो एरर इसमें भी 1 में हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं आज के एडिटोरियल पे। आज का एडिटोरियल जिसका टाइटल आप देख रहे हैं लिखा हुआ है ऑरिजिन अनक्लियर। ऑरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति का स्थल, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई वो क्या है, अनक्लियर है, नॉट क्लियर, जिसको वेग कह सकते हो, अस्पष्ट है। किसके बारे में बात हो रही है, ऑन द सोर्स ऑफ द कोरोना वायरस, यानी जो स्रोत है कोरोना वायरस की, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, इसके बारे में अभी तक जो मामला है वो क्लियर नहीं है। दावे कई किए जा रहे हैं, जिसमें साइंटिफिक दावा भी है कि एक कई लोग बोलते हैं इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से बनाया गया है, यानी खुद बनाया गया है लेबोरेटरी में, वहीं से लीक कर गया है। कई लोगों का मानना है बैट चमगादड़ से फैला है, कई लोगों को कहता है कैमल से फैला है। तो कई समय पे देखते होंगे आप कि कई तरह की थेसिस आते रहते हैं और न्यूज़पेपर में या न्यूज़ चैनल्स पे तो रोज़ दिखाते रहता है। लेकिन अभी भी इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है,
किससे निकल करके, जानवर से आया है या फिर इसको बनाया गया है, ये क्लियर नहीं है। ये पता है कि ये चाइना से निकला है, बट वहाँ कैसे बना इसके बारे में क्लियर नहीं है। अब देखते हैं आगे। चाइनाज कोऑपरेशन, चाइना का कोऑपरेशन मतलब होता है सहयोग, इन आइडेंटिफाइंग पहचानने में, द सोर्स मतलब होता है स्रोत, ऑफ द कोरोना वायरस, कोरोना वायरस का स्रोत कहाँ से है, इज़ वाइटल, क्या है, महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है, चाइना का कोऑपरेशन। चाइना का कोऑपरेशन महत्वपूर्ण है किस चीज़ में, कि कोरोना वायरस का सोर्स कहाँ है इसको पता लगाने में, आइडेंटिफाई करने में जो चाइना का सहयोग मिल रहा है वो इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। पहले तो चाइना इस पर कुछ बात करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो गया है। वो एक वेलकम साइन है, एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे पढ़ते हैं एक लाइन। ओवर 17 मंथ्स आफ्टर, लगभग 17 महीने के बाद, जब से WHO ने पहला केस रिपोर्ट किया था, किस चीज़ का, क्लस्टर ऑफ केसेज ऑफ न्यूमोनिया। तो लगभग 17 मंथ बीत गए जब से एक क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ केसेस को, अब किस चीज़ का केसेस, न्यूमोनिया के लक्षण वाले केसेस को रिपोर्ट किया गया था, किसके द्वारा, WHO के द्वारा, ऑफ अननोन काउज इन वुहान, और जिसका कारण पता नहीं था कि क्यों आखिर इतना लोगों को एक बार में हो रहा है। कहाँ ये पता लगा था, वुहान। वुहान कहाँ है, चाइना। यानी पहला जो रिपोर्टिंग हुई थी WHO के द्वारा लगभग 17 महीने पहले, जिसमें इसने रिपोर्ट किया था क्लस्टर ऑफ केसेस ऑफ न्यूमोनिया। क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ केसेस ऑफ न्यूमोनिया। न्यूमोनिया के कई केसेस उन्होंने रिपोर्ट किए थे जो कि एक अननोन काउज की वजह से, जिसका काउज पता नहीं था। ये कहाँ इन्होंने रिपोर्ट किया था, वुहान में। वुहान कहाँ है, चाइना में। साइंटिस्ट आर एड टू डिटरमिन, साइंटिस्ट जो हैं, जो वैज्ञानिक हैं, अभी भी पता लगा रहे हैं, विथ सर्टेनिटी, अभी भी लगाने को हैं, सर्टेनिटी मतलब निश्चितता के साथ, हाउ द सार्स CoV-2 वायरस इमर्ज्ड, कैसे सार्स CoV-2 वायरस इमर्ज हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे निकल करके बाहर आया, ये अभी भी पता लगा रहे हैं। यानी 17 महीने बीत गए जब से पहला केस, क्लस्टर ऑफ केसेस को रिपोर्ट किया गया था WHO के द्वारा, लेकिन अभी भी साइंटिस्ट सर्टेनिटी मतलब निश्चितता के साथ ये पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर ये वायरस कहाँ से इमर्ज हुआ, कहाँ से सामने आया। क्लियर है। सार्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कि S4 लिख लीजिएगा, सीवियर, SEVERE। A4 हो गया, इसको कह सकते हो एक्यूट, सीवियर एक्यूट, और क्या है R4 हो जाएगा रेस्पिरेटरी, और सिंड्रोम, S4 सिंड्रोम होता है। आपने देखा होगा कि इसके कारण जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है, इसलिए सास इसका नाम रखा गया। ठीक है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये जो वायरस के बारे में पता नहीं चल पाया। ठीक है, मच लाइक अदर वायरसेस, काफ़ी दूसरे वायरसेस की तरह SARS-CoV-2 इज़ टू कुड हैव अ नेचुरल ओरिजिन। दूसरे वायरसों की तरह SARS-CoV-2 की भी एक कोई नेचुरल ओरिजिन होगी। नेचुरल का मतलब होता है जिसको बनाया नहीं गया हो, खुद से उत्पत्ति हुई होगी। और सम हाउ स्कैप्ड फ्रॉम द कोरोना वायरस रिसर्च लैब इन वुहान। और ये भी दो संभावनाएं, एक तो इसका नेचुरल ओरिजिन हुआ होगा प्राकृतिक रूप से, और दूसरा किसी भी तरह से, सम हाउ मतलब किसी भी तरह से, स्कैप्ड मतलब भाग जाना, कहाँ से निकल गया होगा, रिसर्च का लैब जो है वुहान में, वहाँ से लीक कर गया होगा। ये संभावनाएं हो सकती है। द ईपी सेंटर ऑफ द कोविड-19 आउटब्रेक, और जो वुहान है, किसके बारे में बोला गया, वुहान के बारे में। वुहान जो है केंद्र बिंदु है जहाँ से कोविड-19 आउटब्रेक, आउटब्रेक का मतलब होता है आउटबर्स्ट, और BURST, आउटबर्स्ट कह सकते हो, या फिर ब्रेकआउट भी कह सकते हो, मतलब फैलना, ब्रेकआउट, यानी जहाँ से फैला है, यानी वुहान इसका एपिसेंटर है। विथ नो हार्ड साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल टू कन्फर्म द लैब लीक हाइपोथेसिस, लेकिन
ध्यान दीजिए यहाँ पे कहा गया कि अभी तक कोई हार्ड ऐसा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, कोई ऐसा वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो ये दर्शाता है कि अवेलेबल टू कंफर्म, यानी अवेलेबल नहीं है इस बात को कंफर्म करने के लिए कि जो लैब का लीक है वो हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना। परिकल्पना का मतलब होता है कि जब आप किसी एविडेंस के बेस्ड पे या फिर उस पर रिसर्च करके आप ये पता लगा देते हो कि सही में है या नहीं है, तो इसका कोई अभी हाइपोथेसिस नहीं है, प्रमाण नहीं है हमारे पास कि जो लीक हुआ था वो लैब से किया गया था, वुहान के लैब से। देयर आर सम साइंटिफिक लीड्स, लेकिन कहा जा रहा है कुछ ऐसे साइंटिफिक लीड्स हैं। लीड्स का मतलब होता है सुराग, है ना, कुछ ऐसे इंडिकेशंस हैं दैट सपोर्ट अ नेचुरल ऑरिजिन, जिससे पता चलता है कि इसका जो ऑरिजिन है वो नेचुरल है, यानी प्राकृतिक रूप से इसका ऑरिजिन हुआ है, इसको बनाया नहीं गया है। इफ़ इट इज़ अ जूनोटिक, जूनोटिक वर्ड का मतलब समझिए आप। जूनोटिक एक ग्रीक वर्ड से बनकर बना है। जू का मतलब होता है एनिमल और नोटिक नोसोस वर्ड से बना है, NOSOS। इसका मतलब होता है सिकनेस, यानी आप ऐसा समझिए जो जानवर के द्वारा जो इन्फेक्शन फैला करके जो इलनेस होता है उसको जूनोटिक कहा जाता है, यानी जो जानवर से फैलता है, ठीक है। जूनोटिक कहा गया था ना कि बैट से फैला है और कैमल से फैला है, तो कहा जा रहा है कि एक नेचुरल ओरिजिन होगा, ऐसा लग रहा है साइंटिफिक लीड से। इफ़ इट इज़ अ जूनोटिक स्लीप ओवर, स्लीप ओवर का मतलब क्या होता है बाबू? स्लीप ओवर स्पिल ओवर है ना, स्पिल ओवर का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंस, परिणाम, यानी जानवर से अगर ये फैला होगा, ये जानवर का से फैलने का अगर परिणाम होगा ये। स्लीप ओवर का मतलब कॉन्सिक्वेंस लिख सकते हो, आउटकम, आउटकम का मतलब ये होता है परिणाम। द वायरस कुड हैव ईदर डायरेक्टली क्रॉस्ड ओवर फ्रॉम बैट्स टू ह्यूमन्स और थ्रू एन इंटरमीडिएट होस्ट। कहा गया कि अगर ये जूनोटिक है, उसका अगर परिणाम है, तो वायरस कुड हैव ऐसा कर देता कि चाहे तो डायरेक्टली क्रॉस्ड ओवर, मतलब उससे गुजरता किस चीज़ से? बैट से ह्यूमन बींग्स में, यानी ये चमगादड़ से जानवर में फैल गया होगा, या फिर थ्रू एन इंटरमीडिएट होस्ट, या फिर कोई इंटरमीडिएट का मतलब माध्यमिक होस्ट। अब इंटरमीडिएट होस्ट का मतलब समझिए, देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ये बायो से रिलेटेड है, और अगर आप पढ़े होंगे तो आप समझ सकते हैं। जैसे कोई एक ऑर्गेनिज्म होता है, एक बड़ा ऑर्गेनिज्म होता है, जीव होता है, ऐसा समझो, जो कि दूसरे को, यानी कुछ ऐसे चीज़ों को अपने साथ रखता है जो कि पैरासाइट होता है, मतलब वो उस पर आधारित होता है। यानी एक कोई भी जीवाणु जो भी है दूसरे में आता है। मान लिया जाए कि एक व्यक्ति है या फिर पौधा है या एनिमल है, और कोई पैरासाइट इसके साथ कब आता है? जब वो पूरी तरह से सेक्सुअली डेवलप नहीं हो पाता, और यहाँ पे इसके साथ मिल करके रह करके, इसके साथ रह करके सेक्सुअली पूरी तरह डेवलप करता है, वो पूरी तरफ से डेवलप करके, और इसमें से जब ट्रांसमिट होता है, तो ये जो है एनिमल, जब इसको पैरासाइट को जगह दिया, होस्ट का काम कर रहा है। होस्ट क्या करता है? किसी को शेल्टर देता है रहने के लिए, यानी ये वाला एनिमल इसको शेल्टर दिया, यहाँ पे ये वाला पैरासाइट डेवलप हुआ, और डेवलप होकर के फिर ट्रांसमिट हुआ, तो इंटरमीडिएट होस्ट उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो कहाँ से हम लोग इधर आ गए? तो कहा जा रहा है कि अगर ये जूनोटिक स्पिल ओवर है, उसका परिणाम है, तो वायरस कुड हैव ईदर, चाहे तो वायरस डायरेक्टली क्रॉस ओवर ट्रांसमिट होता बैट से ह्यूमन बींग्स में, या फिर इमीडिएट कोई सोर्स के माध्यम से फैलता। बट टिल डेट, अभी तक, आज के डेट तक, नीदर द बैट स्पीसीज दैट होस्ट द SARS-CoV-2 वायरस नॉर द इमीडिएट होस्ट हैज़ बीन फाउंड। तो अभी तक, इस डेट तक, ना ही कोई ऐसा बैट मिला है, बैट की स्पीसीज मिली है जो कि होस्ट करता है SARS-CoV-2 को, और ना ही कोई ऐसा इमीडिएट होस्ट का पता लगाया गया है। यानी ये भी बात जो कही जा रही है वो भी अभी तक क्लियर नहीं है। चाइना सिक्रेसी, सिक्रेसी का मतलब रहस्य रखना, एंड डिले इन रिपोर्टिंग, और डिले मतलब देर करना, इन रिपोर्टिंग द वुहान आउटब्रेक, वुहान में जो आउटब्रेक हुआ उसको देर किया इसको रिपोर्ट करने में, एंड इन फाइंडिंग द नेचुरल होस्ट, नेचुरल होस्ट का पता लगाने में, और द इमीडिएट
ट्री हैव फर्दर फ्यूल्ड द लैब स्पिल ओवर हाइपोथेसिस। अब देखिए क्या कर रहा है कि जो चाइना के द्वारा सिक्रेसी रहस्य बरता गया, रहस्यमयी तरीके से इसको अंजाम दिया गया, डिले किया गया रिपोर्ट करने में वुहान के आउटब्रेक को, और नेचुरल होस्ट को पता लगाने में और इमीडिएटरी होस्ट को पता लगाने में, इसकी वजह से फ्यूल्ड का मतलब क्या, आग में तेल डालने का काम किया, फिर से हवा दे दिया किस चीज़ को, कि ये जो है कहीं ना कहीं कहाँ से स्पिल ओवर हुआ है। स्पिल ओवर हाइपोथेसिस जो है एक परिकल्पना है कि ये कहीं ना कहीं लैब से ही निकला है। ऐसे परिकल्पना को ये क्या कर दिया और उसमें आग में घी डालने का काम कर दिया। अगर चाइना प्रोएक्टिव होकर के इस मामले को सही से रिपोर्टिंग कर देता, बाकी लोगों को अवेयर करवा देता, इसके होस्ट का पता लगाता तत्परतापूर्वक, तो उस पर शक नहीं किया जाता। लेकिन अब क्या हो रहा है, शक करने की गुंजाइश इसलिए है क्योंकि इन बातों को रहस्यमय तरीके से छुपाता रहा हो। तो इसके वजह से एक और हाइपोथेसिस का मतलब क्या हुआ, परिकल्पना डेवलप हो गया कि लैब से ही निकला है। फाइंडिंग द होस्ट एनिमल कैन बी डाउटिंग। अब ये पता लगाना कि किस जानवर से ये निकला है, ये डाउटिंग है। डाउटिंग का मतलब होता है टफ, कठिन है ये पता लगाना कि किस जानवर से फैला है। वाइल द सिविट कैट, एक प्रजाति होती है सिविट कैट, एक तरह का एनिमल है, मैमल का लो, जो कि उसका जो पूंछ है, उसका हेड है, थोड़ा सिलेंड्रिकल होता है, समहाउ कैट की तरह दिखता है, लेकिन ये कैट नहीं है, दूसरा तरह के प्रजाति ही है, दूसरा तरह के जीव ही हैं, प्रजाति मतलब जीव ही हैं। एंड ड्रोमेड्री कैमल, ये जो कैमल होता है, वो अरबियन कैमल है। वर क्विकली आइडेंटिफाइड टू बी द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ सास एंड MERS रेस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिविट कैट और ड्रोमेड्री कैमल, ड्रोमेड्री मतलब अरबियन कैमल, इसको आइडेंटिफाई किया गया है किस रूप में। पहला इमीडिएट होस्ट, बताया था इमीडिएट होस्ट क्या कौन होता है, जो किसी भी पैरासाइट को शेल्टर देता है उसको डेवलप होने के लिए, वो इमीडिएट होस्ट के तरह। यानी सिविट कैट और ड्रोमेड्री जो कैमल है, वो दोनों के बारे में बोला गया है कि सास को और MERS को, सास को और MERS को इसने क्या दिया, होस्ट के रूप में जगह दिया, शेल्टर दिया, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। यानी जो सिविट कैट है वो सास को और ड्रोमेड्री कैमल जो है वो MERS को। MERS क्या होता है, तो MERS जैसे SA और ME, यहाँ पे R और S जो है रिस्पायरेटरी सिंड्रोम के लिए आता है। तो ये जो SA था क्या था, सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, और MERS हो जाएगा M फॉर मिडिल और E फॉर हो जाएगा ईस्ट, तो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये पहला मामला इसका 2012 में दर्ज किया गया था सऊदी अरबिया में, ठीक है। इसका कब मामला आया था, सऊदी अरबिया में 2012 में आया था मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसमें भी रेस्पिरेटरी से प्रॉब्लम थे। तो ये जो सास के बारे में बोला जा रहा है कि सिविट कैट किससे फैला है, और MERS के बारे में बोला जाता था कि ये ड्रोमेड्री जो कैमल है उसके माध्यम से फैला है। ये दोनों क्या है, इसके होस्ट की तरह काम कर रहे थे। क्लियर हो गया होगा। तो सास सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है, जो कि सिविट कैट के द्वारा कहा जा रहा है कि वो होस्ट की तरह काम किया इसके लिए। और MERS जो 2012 में सऊदी अरबिया में फैला था, उसके बारे में कहा जा रहा है कि इसका जो होस्ट था, इमीडिएट होस्ट था, वो ड्रोमेड्री कैमल था, यानी जो अरबियन कैमल था। टू डेट अ कंप्लीट इबोला वायरस हैज़ नेवर बीन आइसोलेटेड फ्रॉम एन एनिमल सोर्स। और अभी तक, इस डेट तक, कोई भी कंप्लीट जो इबोला वायरस के बारे में आपने सुना होगा, इसको भी पूरी तरह से एनिमल से आइसोलेट नहीं किया जा सका है, उसको बाहर नहीं निकाला जा सका, यानी एनिमल से अलग नहीं किया जा सका। आगे बढ़ते हैं। यानी अभी तक आपने जो पढ़ा उसमें आप समझने, चूँकि ये लेंदी हो गया है, इसमें समझने की ज़रूरत पड़ेगी। बात कही जा रही है कि चाइना
कोऑपरेट करने के लिए अब तैयार हो गया है कि सोर्स कहाँ से रहा है, इसको आइडेंटिफाई करने में एक वेलकम साइन है, महत्वपूर्ण फैसला उसके द्वारा लिया गया है। लेकिन अभी भी कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया है जिसके माध्यम से पूरी तरह से आप सर्टेनिटी के साथ ये कह सकते हो कि ये कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ और कहाँ से फैला। ठीक है, क्लियर है। जिसमें कई थेसिस दिए गए। पहली बात तो ये कही गई कि हो सकता है कि एक यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से बनाया गया है, लैब से लीक कर गया है। फिर आपका जानवर से फैलने का कुछ प्रमाण आता है, जैसे बैट से फैल गया, कैमल से फैल गया, ये सारी बातों की यहाँ पे हो गई। लेकिन अभी तक भी कोई भी ऐसी चर्चा नहीं यहाँ पे देखने को मिली जिससे क्लियर हो गया कि कहाँ से हुआ है। ठीक है, खाली संभावनाओं का बाजार है। इफ़ द वायरस हैड बिन बायो इंजीनियर्ड, ध्यान दीजिए, बायो इंजीनियरिंग का मतलब होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो उसके गुणसूत्रों में उसको सीक्वेंसिंग करके जो बनाते हैं, यानी समझ लो कि खुद से बनाना। ठीक है, अपने एक लेबोरेटरी में इसको बनाया गया है। तो इफ़ द वायरस हैड बिन बायो इंजीनियर्ड द जीनोम सीक्वेंस वुड कैरी टेल ए टेल साइंस। टेल ए टेल का मतलब होता है कि उसके जैसा, ठीक है, सजेस्टिव, ऐसा कोई सांकेतिक साइन होगा। अगर एक कहना चाह रहा है कि अगर ये वायरस को लैब में बनाया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से, तो इसका जो जीनोम का सीक्वेंस है, इसका एक इंडिकेशन आ जाता है। ठीक है, टेल का मतलब होता है सजेस्टिव, एक सांकेतिक साइन आता है। ठीक है, उसका पता चल जाता है कि यहाँ से बना है। बट साइंटिस्ट हैव नॉट फाउंड एनी सिग्नेचर ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशन। लेकिन जो वैज्ञानिक हैं वो लोग पता नहीं लगा पाए हैं कोई भी सिग्नेचर का मतलब यहाँ पे साइन है, साइन ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि जीन में कुछ फेर बदल करके बनाने के मैनिपुलेशन कहा जाता है। यानी जेनेटिक जीन के साथ कोई छेड़छाड़ करने का कोई भी प्रमाण इनको नहीं मिला है। ठीक है, तो ये भी मामला जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला भी क्लियर नहीं है अभी। वाइल अ पार्टिकुलर साइट, जबकि कोई पार्टिकुलर खास साइट, फ्यूरिन क्लीवेज, फ्यूरिन इंजाइम होता है बाबू, ऑन द SARS-CoV-2 अ स्पाइक प्रोटीन, जहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है, दैट अलाउज द वायरस टू इन्फेक्ट द सेल्स हैड बिन साइटेड एज एविडेंस ऑफ बायो इंजीनियरिंग। लेकिन चलो वायरस का तो नहीं, लेकिन जो इंजाइम है उससे जो कहाँ था, हाँ, जिसको फ्यूरिन कहा गया है, ऑन द SARS-CoV-2 इसके बारे में कहा गया कि स्पाइक प्रोटीन का निर्माण करता है, दैट अलाउ करता है वायरस टू इन्फेक्ट, जिससे वजह से वायरस जो है इन्फेक्ट हो जाता है, सेल्स को इन्फेक्ट करता है। हैज़ बीन साइटेड, जिसको एक उद्धृत किया गया है एज एविडेंस, इसको एविडेंस के तौर पर रखा गया ऑफ बायो इंजीनियरिंग। यानी दूसरे साइंटिस्ट बोलते हैं कि नहीं, इंजाइम की वजह से, एक तरह का जो फ्यूरिक इंजाइम है उसके क्लीवेज से जो कि प्रोटीन का निर्माण किया जाता है, प्रोटीन बनता है, उसके माध्यम से उसको एक एविडेंस के तौर पे सामने रखा है। द फैक्ट इज़ दैट, लेकिन फैक्ट ये है कि इट इज़ नॉट यूनिक टू SARS-CoV-2, लेकिन ये भी जो फैक्ट है वो यूनिक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जिस पे विश्वास किया जा सके, अलग नहीं है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द फ्यूरिन क्लीवेज साइट दैट encode for a particular amino acid, another feature that is forwarded as supporting laboratory manipulation too has been shown in no is not unique। कहा गया जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन किस चीज़ का, ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द फ्यूरिन क्लीवेज, फ्यूरिन के जो क्लीवेज हैं उसमें न्यूक्लियोटाइड्स मतलब जो DNA वगैरह से जो सीक्वेंस से रिलेटेड है, दैट इनकोड का मतलब दिखाता है फॉर अ पर्टिकुलर एमिनो एसिड, अनदर फीचर दैट इज़ नॉट फॉरवर्डेड एज सपोर्टिंग लेबोरेटरी में। ये सब कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसको आप सपोर्ट के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते हैं कि लेबोरेटरी में इसका मैनिपुलेशन हुआ है, और इसका भी कोई ऐसा यूनिक प्रमाण नहीं है। बाकी जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा बायोलॉजी से रिलेटेड है, तो आप बस इतना ही समझिए कि जो ऐसा कुछ रिसर्च किया गया है जिसका अभी तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि इसको लैब में बनाया गया। फॉर इंस्टांस, एक एग्जांपल के तौर पर समझिए, द न्यूक्लियोटाइड्स कॉम्बिनेशन, जैसे RNA और DNA का जो कॉम्बिनेशन होता है, इन कोडिंग फॉर अमीनो एसिड्स इज प्रेजेंट इन अदर साइट्स ऑफ कोविड SARS-CoV-2 वायरस एंड इन
द 2003 सार्स वायरस। कहा जा रहा है कि जो कॉम्बिनेशन की बात हो रही है कि इस तरह के जो एमिनो एसिड का जो कॉम्बिनेशन है, आरएनए डीएनए का कॉम्बिनेशन है, इस तरह का 2003 के जो सार्स वायरस थे उसमें भी पाया गया है, तो कोई नया तो है नहीं। द पॉसिबिलिटी ऑफ SARS-CoV-2 इन्वॉल्विंग वाया सेल कल्चर अपीयर्स ब्लिक। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो पॉसिबिलिटी है, संभावना है किस चीज़ का, कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है सेल कल्चर से हुई है। सेल कल्चर का मतलब होता है कि जब आप अपने कोशिका में किसी चीज़ को सिंथेसिस करते हो उसके माध्यम से हुआ है, तो ये ब्लीक है, ऐसे ही झूठा है, आडंबर है, फालतू है, इसमें कोई दम नहीं है। क्योंकि साइंटिस्ट हैव फाउंड द वायरस लूजिंग फीचर्स की टू ट्रांसमिशन एंड वायरलेंस अनलेस कल्चर्ड यूजिंग न्यू मेथड्स। कहा जा रहा है कि जो साइंटिस्ट है उन्होंने पता लगाया कि वायरस लूजिंग फीचर्स की टू ट्रांसमिशन, यानी वायरस को जो लूज करना, छोड़ देना, एक बहुत महत्वपूर्ण की का मतलब महत्वपूर्ण ट्रांसमिशन है। एंड वायरलेंस का मतलब होता है कि जब कोई इन्फेक्शन से जो डिजीज फैलता है जिसके कारण कई लोगों की जानें चली जाती हैं, जो कि हिंसक होता है, उसको बोलते हैं वायरलेंस। एंड वायरलेंस अनलेस कल्चर यूजिंग न्यू मेथड्स, यानी जब तक नया मेथड से अपना करके कल्चर नहीं किया जाएगा तब तक ये वायरलेंट नहीं हो पाएगा। रिपोर्ट्स ऑफ 3 वुहान लैब रिसर्चर्स फॉलिंग इन नवंबर। एक रिपोर्ट आया था कि वुहान में 3 ठो लैब में जो रिसर्च कर रहे थे रिसर्चर्स थे वो बीमार पड़ गए। कब? नवंबर 2019 में। ठीक है, कब बीमार पड़ गए? नवंबर 2019 में। बाय इटसेल्फ, खुद से, डज नॉट प्रोवाइड लैब लीक हाइपोथेसिस। ये अपने आप में लैब से लीक किया है, इसकी हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना को प्रमाणित नहीं करता है। यानी ये बात कि जो रिसर्चर्स थे वो बीमार पड़ गए थे, 3 रिसर्चर्स, लेकिन ये अपने आप में देखें तो ये प्रमाणित नहीं करता है कि जो आप परिकल्पना कर रहे हैं कि जो लैब से लीक कर गया है। क्यों नहीं हम लोग कह सकते हैं? तो आगे लिखा हुआ है, देयर इज नो एविडेंस दैट दे वर इन्फेक्टेड विथ SARS-CoV-2 वायरस। क्योंकि कोई ऐसा प्रमाण नहीं है सामने कि उनका जो वो लोग जो इन्फेक्टेड हुए थे वो SARS-CoV-2 से हुए थे। एंड इवन इफ दे वर, अगर ऐसा हुआ भी था, इट इज़ नेसेसरी टू प्रूव दैट इट हैपन फ्रॉम इनसाइड द लैब। तो ये भी ज़रूरी हो जाता है कि आप इस बात को प्रूव कीजिए कि ये हुआ था लैब के अंदर में। दूसरे जगह से इन्फेक्टेड होंगे तब कैसे पता चलेगा? लैब से लीक करने की बात हुई तो लैब में इन्फेक्टेड हुए तब ना। इन द एब्सेंस ऑफ कंक्लूसिव एविडेंस, इसके कमी, कॉन्क्लूसिव मतलब होता है जो जिससे निष्कर्ष निकालने वाला एविडेंस की कमी के कारण, टू सपोर्ट ईदर हिपोथेसिस सो फार अ थॉरो इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड। इस परिकल्पना को, हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। वाइल द इंक्वायरी बाय द US इंटेलिजेंस माइट प्रोवाइड क्लूज, जबकि जो इंक्वायरी किया जा रहा है US के इंटेलिजेंस के द्वारा, ये माइट प्रोवाइड क्लूज, ये कुछ क्लू प्रोवाइड कर सकते हैं। आ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इज़ मोर लाइकली टू हेल्प, और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होगा वो ज़्यादा इसमें मदद करेगा रिच क्लोजर, यानी इसके निष्कर्ष पे पहुंचने में। चाइनाज कोऑपरेशन देयरफॉर बिकम्स वाइटल, इसलिए चाइना का जो कोऑपरेशन है वो क्या हो जाता है? इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड पॉलिटिसाइजिंग द वायरस ओरिजिन इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। अगर इसका राजनीतिकरण, पॉलिटिसाइजिंग का मतलब होता है राजनीतिकरण, अगर करेंगे तो वायरस के ओरिजिन का पता लगाने में मदद करने वाला नहीं है। शॉर्ट में ऐसे समझें कि पहला थेसिस ये है कि, पहला या कई थेसिस में एक थेसिस ये है कि लैब से लीक हुआ है। तो लैब से लीक करने के लिए कई प्रमाण दिए गए, जिसमें कहा गया कि जो वुहान के लैब में कुछ 3 रिसर्चर्स थे वो बीमार पड़ गए थे, लेकिन ये प्रमाण नहीं दिया गया कि सच में वो इन्फेक्टेड थे या नहीं थे। अगर इन्फेक्टेड थे भी तो लैब में इन्फेक्ट हुए और कहीं और हुए, तो ये पता नहीं है, इसलिए यहाँ भी इसका थेसिस नहीं चलेगा। फिर कई जो है DNA की सीक्वेंसिंग करके या फिर कई मैनिपुलेशन करके उसमें इससे बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन ऐसे कई भी साक्ष्य पहले ही मौजूद हैं, तो ये भी क्लियर नहीं हो पाया। और जो जानवर से इसका फैला हुआ है, बैट वगैरह से, ये भी क्लियर नहीं हुआ है। तो इस तरह से अभी तक मामला अस्पष्ट है। कैसे पता लग सकता है? जब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस इसमें होंगे और US के जो इंटेलिजेंस है कुछ इस पर प्रूफ दे सकता है। इन सारी बातों के साथ आज का एडिटोरियल समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एडिटोरियल में।